आज मेरी शादी का तीसरा दिन था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे उजड़ने का यह तीसरा दिन हो। मुझे शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन दे रहा था और इस तकलीफ से निकलने के लिए मैं शहर वापस जाने के लिए सुबह सवेरे ही उठ गया था। मेरे बाप ने अपने मरते हुए दोस्त से वादा किया था कि वो उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे और आज उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया था अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से मेरी शादी करके। मेरी पत्नी उम्र में मुझसे 3 साल बड़ी थी और गहरे सांवले रंग की थी और ऊपर से बिल्कुल गंवार भी थी। मैंने गुस्से में सामान बांधना शुरू कर दिया था तो वह मेरे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि इतने जल्दी वापस न जाए। मेरी पत्नी मुझे एक आँख भाती थी। मुझे उसका बोलना भी जहर लग रहा था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने से कहीं चली जाए जिससे कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना पड़े। यह तो मुमकिन नहीं था क्योंकि वह बहू बनकर मेरे घर आ चुकी थी तो वो ये घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन कम से कम मैं तो उस घर को और उसे छोड़कर शहर जा सकता था क्योंकि मैं शहर में काम करता था। मैंने अपने पापा के कहने पर जहर का यह कड़वा घूंट पी लिया था मगर मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन सारिका को कोई समझौता नहीं किया था और उसे साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मेरा भी इरादा नहीं था। लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल अब और ज़्यादा नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी ये काली सी शक्ल मुझे डराती है। मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनकर वो एकदम से मुरझा गई थी। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सारिका की बात पर मैं उसका मुंह ताकता रह गया। मुझे मन ही मन में बहुत हंसी आ रही थी। काली कलूटी लड़की मुझे जैसे स्मार्ट लड़के के साथ रहने की सपने देख रही थी। खैर इसमें सारिका की भी कोई गलती नहीं थी। यह सपना शायद मेरी वजह से ही वो देख रही थी क्योंकि मैं भावनाओं में बह गया था और सुहागरात में सारिका के साथ मना चुका था। मर्द था और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और यही मेरी गलती हुई थी। सारिका की मुझसे उम्मीदें बंध गई थी लेकिन अब मैं आगे और सारिका को नहीं झेल सकता था। पापा को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ तो वो भी मुझे रोकने के लिए आ गए। उनके सामने मैं सर झुकाकर खड़ा हुआ था और मुझे समझा रहे थे कि अभी तुम्हारी शादी को 2 ही दिन हुए हैं और तुम अभी से बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैं पापा की बातें सर झुकाए सुन रहा था क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था और पापा मेरे बहुत ही तारीफ करते थे क्योंकि उनकी सारी बातें मानता था और मैं भी ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पापा का दिल दुखे। मैंने पापा से काम का बहाना बनाकर उनसे आज्ञा मांगी और फिर मजबूरन पापा ने मुझे शहर जाने की आज्ञा दे दी। उन्हें अपने मेहनती बेटे पर गर्व होने लगा। मैं जब घर से निकला तो सारिका किचन में काम कर रही थी। मैं उसे बताए बगैर ही घर से निकल आया और खुले माहौल में सांस ली। हकीकत तो यह थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर की रंगनियाँ अच्छी लगती थी। चाहता तो मैं अपने पापा की ज़मीनों पर भी काम कर सकता था लेकिन मुझे गांव में रहकर खेतों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और मैंने जैसे तैसे करके शहर में काम तलाश कर लिया था और वहीं रहने लगा था। गांव तो बस नाम के लिए आता था। जैसे ही मैं बस अड्डे पर पहुंचा मेरी महंगी कार के पास बॉडीगार्ड आ पहुंचे थे। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती थी। अगर मेरे पापा को यह पता चल जाता कि उनका लाडला इकलौता बेटा क्या काम करता है तो वो बेचारे भगवान को ही प्यारे हो जाएंगे। जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। पुराने ख्याल वाली हर चमक धमक से दूर पत्नी मुझे चाहिए भी नहीं थी। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक हसीन और दिल फरेब अदाओं वाली लड़कियाँ मेरी दोस्त थी। तभी तो मुझे गांव की वो सांवली और अनपढ़ लड़की एक आखनी भाई थी। शहर में मेरा एक नाम था, एक पहचान थी। बड़े बड़े स्कमलर्स मेरे आगे पानी भरते थे। मेरे इलाके की तरफ कोई स्कमलर्स तो क्या पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देख सकती थी। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। मैं शहर का एक जाना पहचाना और बहुत बड़ा स्कमलर्स था। सारिका को भुलाकर मैं अपने काम में बिजी हो चुका था। एक दिन की बात है जब मैं भेष बदलकर कॉलेज के बस में सवार होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था। कॉलेज की कच्ची उम्र की लड़कियों और लड़कों को मैं अपने काम के लिए फंसाने आया था। इस उम्र में हर एक ही की चाहत होती है कि वह आगे बढ़कर बहुत पैसे कमाए और अपने माता पिता का सहारा बने। मैं उन लड़के लड़कियों को अच्छे खासे पैसे ऑफर करता तो बहुत से नौजवान मेरे
चेले बनकर मेरे बनाए दलदल में फंस गए थे। मैं बस में सवार था जब एक लड़की मेरे सीट के पास आकर खड़ी हो गई। वो हर चीज़ में बेपरवाह अच्छी खासी अकड़ वाली लड़की थी। उसका बैग भी काफ़ी पुराना सा था, उसके जूते भी फटे पुराने से थे। उस लड़की का हुलिया उसकी गरीबी की दास्तान चीख चीख कर सुना रहा था, लेकिन थी सुंदर। मुझे मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि जैसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है, ऐसी लड़कियां गरीबी की से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं अपनी सीट से उठा और उसे बोला कि तुम इस सीट पर आकर बैठ जाओ। तो वह गुस्से से भड़क उठी और मुझे घूरने लगी। कहने लगी, क्या है, मैं तुम जैसे लफंगों को खूब समझती हूँ। लड़कियों से बात करने का नया बहाना चाहिए। तुम बस लड़कियों को सीट ऑफर कर दो और उसने बातचीत शुरू कर दी। यह तरीका पुराना हो चुका है। मैं तुम जैसे लड़कों के सारे हथकंडे जानती हूँ। मुझे उसकी हिम्मत भी अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि यह मेरे लिए बहुत ही काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरे डरपोक सी पत्नी का चेहरा घूम गया था और उसका चेहरा याद आते ही मेरा मुंह कड़वा हो गया था। उस दिन के बाद मैं हर रोज़ बस में सवार होता, उस लड़की से बात करने का कोई ना कोई बहाना तलाश करता। मैंने अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले ही दिन मुझे उसकी पूरी जानकारी भी मिल चुकी थी। वह बहुत ही गरीब लोग थे, 2 कमरों के मकान में रहते थे। बूढ़े माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उस लड़की का नाम रितिका था। रितिका के कॉलेज का भी मैंने पता लगवा लिया था। मैं कुछ दिन जानबूझकर बस में नहीं बैठा। मुझे सब कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालत से बेखबर था। अगले ही दिन उसके प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा था। उसके प्रिंसिपल को कह दिया था कि रितिका की पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। प्रिंसिपल का गुस्सा तो वह मेरे साथ खड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले बॉडीगार्ड को देखकर ही खत्म हो गया था। उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा और नंबर लिखकर मैं वहाँ से उठा। लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बार बार उस लड़की को देखने को करने लगा था। अगले कुछ दिन बहुत ही बिजी निकले थे। मैं रितिका को नहीं देख पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करता था। और फिर एक दिन अचानक रितिका के प्रिंसिपल का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि रितिका की शादी हो रही है। मेरे तो दिल पर गुस्सा सा छा पड़ा था। परसों रितिका की विदाई भी थी। वह प्रिंसिपल से छुट्टियां मांगने आई थी। तभी उसने फ़ौरन मुझे कॉल करके बता दिया था। मैं गम और गुस्से की अजीब दोहराए पर खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझ पर यह बात खुली कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठा हूँ। मुझे अपनी इस हालत पर खूब ज़्यादा हंसी आई थी और फिर उसके फेरों से ठीक पहले मैंने अपने भरोसे के आदमी को भिजवा कर रितिका को उसके घर से उठवा लिया था और उसे अपने फार्म हाउस पर बंद करवा दिया था। मैंने अपने आदमियों को सख्ती से आर्डर में रखा था कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं उस पर आँच नहीं आने देना चाहता था। मेरा दिल रितिका को देखने के लिए मचल रहा था, मगर मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोके हुआ था। एक दिन और एक रात अपने फार्म हाउस पर रखकर उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया था। जैसे मासूम मेरे फार्म हाउस पर आई थी, वैसे ही मासूम और पवित्र अपने घर वापस चली गई थी। मेरी जानकारी में यह बात आ चुकी थी कि रितिका के मंगेतर ने यह कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि तुम एक दिन और एक रात बाहर रहकर आई हो। मुझे क्या मालूम तुम्हारे साथ क्या हुआ है। क्या पता तुम अपनी मर्जी से ही घर से भागी हो। मैं तुम जैसी चरित्रहीन लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार जा रहा था। मैं यही तो चाहता था कि रितिका की शादी टूट जाए। यह भी सुनने में आया था कि उस दिन के बाद से रितिका बहुत ही उदास रहने लगी थी। वो पूरा पूरा दिन रोती रहती और उसके बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी की हालत देखकर कुढ़ते रहते थे। जो मैं चाहता था वही हो गया था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी। ये सबके पीछे किसका हाथ था। सांप भी मर गया था और लाठी भी नहीं टूटी थी। मुझे आगे क्या करना था कि रितिका के दिल में अपनी जगह बनानी थी और मैं हर काम बड़ी प्लान के साथ कर रहा था और यह मेरी पुरानी आदत थी। और तभी तो आज तक मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। पुलिस को मुझ पर शक था, मगर वो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने में नाकाम थी। खैर, मैं रितिका की गली में जाकर खड़ा हो जाता था। मैंने बड़ी चालाकी से रितिका के बाप के साथ संबंध बना लिए थे। सीधा साधा आदमी था। उससे बातचीत करना और संबंध बनाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब रितिका का पिता से मेरी बातचीत होने लगी थी, उन्होंने ही मुझे बताया था
कि रितिका का मंगेतर ही घर के सारे खर्चे चलाता था। घर का चूल्हा उसी लड़के के दम से चल रहा था। अब तो भूखे रहने की नौबत आ गई है। मैंने उसके पिता के घर राशन वगैरह डलवा दिया था। उसके पिता ने बहुत मना किया, मगर मैंने भी कह दिया कि मुझे अपना ही बेटा समझे, और इस तरह उसका पिता से जान पहचान करके मैं उसके घर भी पहुंच गया। रितिका के घर पर खूब पैसे लुटा रहा था। रितिका ने मुझे पहचान लिया था कि मैं वही बस वाला लड़का हूँ, पर वो मुझसे बात नहीं करती थी। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। कभी उसके बूढ़े माँ बाप को दवा दिलाने डॉक्टर के पास ले जाता, तो कभी उसके घर कुछ जरूरी सामान लाकर रख देता, और मेरी इन्हीं मेहरबानियों की वजह से रितिका का दिल मेरी तरफ से धीरे धीरे नरम पड़ने लगा था। उसने मुझसे रोकर माफ़ी मांग ली थी, लेकिन मैंने कहा कि इंसान को गलतफहमी हो जाती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद में जब भी उनके घर जाता, तो वो मेरे लिए खुद अपने हाथों से चाय बना कर लाती। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बन गए थे। कभी कभी हम घूमने के लिए बाहर पार्क वगैरह में ही चले जाया करते थे, तो कभी महंगे होटलों में मैं उसे खाना खिला रहा होता और दुनिया जहान की चीज़ें उसके कदमों में डाल देता। और ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता था, बल्कि मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। रितिका की सुंदरता का दीवाना हो चुका था। मेरे द्वारा दिए गए महंगे कपड़े और ज्वेलरी से उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर गई थी। रितिका का झुकाव भी मेरी तरफ था। छुपे शब्दों में मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था, और वह दिन तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, जब मैंने रितिका के बाप से उसका रिश्ता मांगा था। और रितिका के बाप को भी इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था, बल्कि वह तो खुशी से पागल हो गया था। रितिका ने भी हाँ कर दी थी, मगर ना जाने कहाँ से उसको मेरी शादी की खबर हो गई। सारा दिन रोती रही थी। उसके आंसू देखकर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा था। मैंने उसे हर तरह से विश्वास दिलाया कि वो हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनेंगी, क्योंकि मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता था। वह गांव की सीधी सादी गंवार लड़की है। वो गांव में रहेंगी और शहर में हम रहेंगे। मगर रितिका किसी भी तरह नहीं मानी, और फिर रितिका ने शर्त रखी कि जब तक सारिका को तलाक नहीं दूंगा, वो मुझसे शादी नहीं करेंगी। मैंने उसे बताया कि मैं सारिका को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरा बाप मर जाएगा। रितिका बोली, तो फिर कुछ ऐसा करो कि वह खुद तुम्हें छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी यह बात पसंद आई। मजबूरन मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर दोबारा गाँव जाना पड़ा। पापा और सारिका मेरे आने पर बहुत खुश थे, लेकिन मेरा रवैया सारिका के साथ बहुत ही कठोर था। बात बात पर उसको जलील करता, उसे ताने देता, मगर मेरी किसी भी बात का लौटकर जवाब नहीं देती थी। बस खामोशी से आंसू बहाते रहती। उसकी काली कलोटी शक्ल मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं उसको उसकी काली रंगत के ताने जरूर देता था, और उससे कहता कि तुम्हारी काली रंगत ने मेरी किस्मत को भी काला कर दिया है। मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने लाकर खड़ा कर देता और उससे पूछता, बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ पर जोड़ मिलता है? तुम काली अंधेरी रात हो और मैं उजाला सवेरा। सारिका की आंखों में आंसू भर आते और वो मुझे बेबसी से देखने लगती। उसके आंसुओं से पल भर के लिए तो मुझ पर कुछ असर होता था, मगर मैं अपने दिल का क्या करता। मैं तो रितिका का प्यार में पागल हो गया था। मैंने सारिका के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव शुरू कर दिया था, और अब तो नौबत मार पीट पर भी आ गई थी। मैंने सारिका पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। मेरे इतने जुल्म सितम के बाद भी सारिका ने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा था। मुझे सारिका की ठिठाई पर बहुत गुस्सा आता था। वह बहुत ही सख्त जान थी। मैं जितना उसे दूर भागता, वो इतना ही मुझ पर मरती थी। मेरी ज़िंदगी में अगर रितिका ना होती तो शायद अब तक मैं सारिका की अच्छाइयों का दीवाना बन चुका होता। मगर अब जब मैं उससे जान छुड़वाना चाहता था, तो उसकी ये हरकतें मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं जल्द से जल्द रितिका के पास जाना चाहता था। उसकी मनमोहिनी प्यारी सी सूरत मुझे याद आती थी। गाँव आए हुए मुझे 1 महीना हो चुका था, और इससे मेरे कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मैं रितिका के साथ मोबाइल पर बराबर कांटेक्ट में रहता था। उसे समझाता, थोड़ा सब्र करो। मैं रितिका को सारी हालात बताता रहता था। यह भी बताता कि सारिका किसी भी तरह से रिश्ता खत्म नहीं करेंगी। वह तो मेरे मारपीट ताने सब सहती रहती है। और फिर रितिका ने मुझे ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। रितिका ने मुझे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल डूब गया था, मगर इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था।
मैं रितिका को जल्द ही खुशखबरी सुनाने को कहकर कॉल बंद कर चुका था। शाम हो चुकी थी। मैंने सारिका को घर में ढूंढा, मगर वो तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। मैं छत पर गया तो उधर ही बैठी हुई थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उस समय मैंने बड़े प्यार से बात की। कहा, क्या हुआ सारिका? मेरे पूछने पर हल्के से मुस्कुरा दी, मगर अपने ओठों पर कोई सिकवा नहीं लाई। मैंने कहा, सारिका मैं बहुत बुरा हूँ ना। मेरे शब्दों में बनावटी मोहब्बत भरी हुई थी और मेरी इस मोहब्बत पर तो तड़प कर रह गई थी। कहने लगी, बुरी तो मैं हूँ। पहले आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। अब जब भी आपकी तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है कि कैसे आप जैसे खूबसूरत स्मार्ट लड़की को मुझ जैसी बदसूरत पत्नी मिली है। आप कहाँ बुरे हैं? बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें मुझे एहसास दिला रही थी कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मगर वो कहते हैं ना, जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल बहुत ही साफ होता है। सारिका भी दिल की बहुत साफ लड़की थी। मैंने सारिका के आंसू पोंछकर उसकी पसंदीदा चीज़ के बारे में पूछा तो उसने बादाम शेक का नाम लिया। मैं मुस्कुरा दिया था। एक पल को मेरा दिल चाहा कि समय ठहर जाए और मुझे इस मासूम सी लड़की की जान न लेनी पड़े। मगर फिर रितिका का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैं रितिका के बिना नहीं रह सकता था और रितिका को पाने के लिए मुझे यह कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। मैंने कुछ देर उसके पास बैठने के बाद बाहर उठकर आ गया। मैं बाहर जूस कॉर्नर पर आ गया। वहाँ से मैंने सारिका के लिए बादाम शेक पैक करवाया और फिर दूसरी दुकान पर चला आया। वहाँ से मैंने खेतों में डालने वाली जहरीली स्प्रे दूध पर छिड़क दी। ऐसा करते समय मेरे हाथ थर-थर काँप रहे थे। मैं पसीने से भीग चुका था, मगर उस दिन शैतान ने मेरी एक न चलने दी। वो मुझ पर बुरी तरह से हावी हो चुका था। मैं घर की तरफ चल दिया। मेरे अंदर हर तरह के एहसास खत्म हो चुके थे। मैंने झूठी मोहब्बत जताकर बादाम शेक सारिका के सामने रखा और कहा कि इसे पी लो। मेरे सामने ही उसने दूध का गिलास पी लिया। मुझे विश्वास हो गया कि इतना जहरीला दूध पीने से वह मर जाएंगी, तो मैं भी उठ गया। मेरा सामान तो पहले से ही पैक था। मैंने सारिका को बाय बोला, खुशी खुशी शहर की तरफ निकल पड़ा। बहुत ही रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच जो सबसे बड़ा कांटा था वो अब निकल जाएगा। मगर ना जाने क्यों मैं जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था, मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने रितिका को कॉल करके अपने आने के बारे में बता दिया था, लेकिन उसके घर पहुंचकर मैं उसे सरप्राइज देने के बारे में सोच रहा था। दरवाजे की चाबी मेरे पास मौजूद थी, क्योंकि यह फ्लैट मैंने ही सारिका को खरीद कर दिया था। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला और उसके घर में दाखिल हो गया। लेकिन यह क्या, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। घर में ऐसी खामोशी थी जैसे शमशान घाट हो। तभी मैंने रितिका को देखा। वो एक कमरे से निकली थी। सजी सवरी सी बहुत ही सुंदर लग रही थी और रितिका के हाथ में मिठाई की प्लेट ली थी। खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। रितिका कहने लगी, आज हमारे रास्ते से हर तरह का कांटा निकल चुका है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। यह मिठाई खाओ, जश्न मनाओ। रितिका की खुशी देखकर मैं एकदम से बौखला गया था। जब से मैंने उसे फ़ोन किया था कि मैं सारिका को जहर वाला दूध दे चुका हूँ, तभी से वो तैयारियों में लगी हुई थी और खुशियाँ मना रही थी। वो मेरी तरफ मिठाई की प्लेट बढ़ाने लगी और कहने लगी कि मुँह तो मीठा करो। पता नहीं क्यों मुझे मिठाइयाँ देखकर अजीब सा डर महसूस हो रहा था, मगर रितिका के बार बार कहने पर मैंने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। वो मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। जब उसे काफ़ी देर हो गई और वो ना लौटी तो मैं भी उसके पीछे चला गया। मैंने दरवाजे के अंदर झाँका तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कमरे के अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। रितिका उस लड़के के पास बैठी हुई कह रही थी, ब्रिजेश जी, आप तो चिंता ना करें, मुकुल का पक्का इंतजाम कर दिया है। मिठाई में जहर डालकर उसको खिला दिया है और आज अपना बदला भी मैंने उससे ले लिया है। वह क्या समझता था कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन था? मुझे किसने अगवा किया था? मेरा मुजरिम मुकुल ही था। वह तो भगवान की कृपा है। ब्रिजेश, तुमने मेरे साथ मंगनी तोड़ने का फैसला वापस ले लिया। मोहब्बत तो मैं सिर्फ आपसे ही करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। रितिका की बातें सुनकर मुझे वहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। मैं दबे पाँव वहाँ से निकल आया था और तभी अचानक मेरे घर से कॉल आई। मेरी माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही है और वह तुम्हें बुला रही है। मेरे तो कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल चुकी थी। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जहर तो मुझे भी दिया गया था। मेरी हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन मुझे अपनी हालत की परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से गाँव पहुंचा। उसके चेहरे पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ।
मेरे घर पहुंचते ही मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी रूह कांप उठी थी और फिर अचानक वो मेरे पैर पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आज ही आपकी। मैं घबरा गया। क्या हुआ सारिका? उसने रोकर कहा कि मैंने आपकी अलमारी तलाश की थी। मुझे आपके गलत काम के बारे में सब सबूत मिल चुके हैं। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान और परेशान खड़ा था। मेरे पैर कांपने लगे थे। जहर अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। वह कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या ना करूं। मैं ऐसी सोच में डूबी हुई थी, लेकिन मैं आपको भगवान के कहर से बचाना चाहती थी, इसलिए मैं आपको इस गलत काम के दलदल से निकालना चाहती हूँ। और आपको इस दलदल से निकालने के लिए बस मेरे पास एक ही रास्ता है कि आपको पुलिस के हवाले कर दूँ। मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी पल यहाँ पहुँच सकती है और आपको गिरफ्तार कर सकती है। सारिका की कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहते ही सारिका एकदम जमीन पर गिर पड़ी। मैं ही फटी आंखों से उसे देख रहा था। जल्दी से उसे लेकर डॉक्टर के पास ले गया। सारिका की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके लिए डॉक्टर ने 24 घंटे खतरनाक बताए थे। मैं रो रो कर सारिका की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था और फिर मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आसपास डॉक्टरों की भीड़ देखी थी और सबसे पहले मैंने सारिका के बारे में पूछा था। भगवान की कृपा हुई थी और सारिका बच गई थी। जब मेरी तबीयत कुछ संभली तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। जेल में एक दिन मैंने भगवान से रो रो कर अपने पापों की माफ़ी मांगता था। मुझे 5 साल की सज़ा हुई थी। 5 साल के बाद मुझे जेल से रिहाई मिली और जब अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर मैं वापस अपने घर जा रहा था तो मेरा दिल अनजाने में डर रहा था कि ना जाने सारिका मुझे माफ़ करेंगी या नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं दी थी। चुपचाप घर पहुंच गया था और बाहर दरवाजे पर ही रुक गया था। घर से सारिका की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आ रही थी। वो कह रही थी, मेरे बच्चों, तुम्हारे पापा बहुत ही बहादुर है। कभी भी अपने पापा को किसी से कम मत समझना। देखना, जब तुम्हारे पापा आएंगे तो तुम्हें ढेर सारा प्यार करेंगे और तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों के खातिर ही तुम्हारे पापा तुमसे दूर गए हैं। और मेरे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, नफरत पापी से नहीं, पाप से करना चाहिए। मुझे अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं भागता हुआ घर में दाखिल हो गया। मेरे 5 साल के जुड़वा बेटे अपनी माँ के पास बैठे हुए थे और मैं दोनों के सामने ही सारिका के कदमों में बैठ गया था और उसे रो रो कर अपने पापों की माफ़ी मांगी थी। सारिका ने मुझे माफ़ कर दिया था। मैं तो अपने बच्चों से लिपट गया था। मेरे बच्चे भी प्यार से मुझसे लिपट गए थे। सारिका ने बच्चों को बहुत ही अच्छी परवरिश दी थी। मेरे लिए उसने बच्चों के दिल में सिर्फ प्यार और सम्मान ही बढ़ाया था, गुस्सा और नफरत नहीं भरी थी। यह सब सारिका की अच्छी परवरिश का फल था। और फिर उसी पर मुझे सारिका से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। उसकी सांवली रंगत मुझे चांदनी जैसी उजली मालूम हो रही थी। उन तीनों से मिलकर मैं अपने पापा और माँ के कमरे की तरफ बढ़ा था। पापा के कदमों में बैठकर मुझे उनका धन्यवाद कहना था कि उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी हमसफ़र ढूंढी थी। लोग सच कहते हैं कि बड़ों की बात मानकर इंसान कभी निराश नहीं होता, बल्कि बड़ों के आशीर्वाद से जीवन में खुशियों का रंग भर जाते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।